नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। बगल के फ्रेम में आपको पंकज नजर आ रहे होंगे। इनकी मैं तारीफ बता दूं। पंकज जूनियर इंडिया टीम के कोच बनाए गए हैं, जो कि बॉक्सर। तो इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। बहुत चीजें बात करेंगे इनसे, किन कारणों से जो खिलाड़ी है वो रुक जाते हैं या फिर क्या क्या समस्याएं आती है, जानने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही जल्द, अभी कुछ दिन पहले ही इनको इंडिया टीम का जूनियर टीम का कैप्टन बनाया गया, तो जानने का प्रयास करें। स्वागत है आपका पंकज जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि जो ये बॉक्सिंग में लाल और नीली ही ड्रेस क्यों होती है? ये देखिए, एक फेडरेशन का डिसीजन है। ये फेडरेशन लाल नीली, ताकि वो अच्छे ज़्यादा कलर वाइब्रेंट है, वो ज़्यादा चमकीले कलर है, इस वजह से लाल नीला रखा जाता है। इसके पीछे और कोई तात्पर्य नहीं है। अभी अभी जो नई फेडरेशन है उसने शायद ऐसा भी अलाउ कर दिया है कि आप अपने कंट्री के झंडे के कलर का भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा तिरंगा है, तो हम उसमें ऐसे कलर डाल सकते हैं जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बट ये बहुत पहले समय से ऐसा था, तो उसको हम बस कैरी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इसका कोई बाउंडेशन नहीं नहीं, है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, इसका कोई वाजिब वजह नहीं है। अभी आप सुनने में ये आ रहा है, जैसे कि आपने बताया अभी आप अबू धाबी में हैं। हाँ जी सर। तो वहाँ पे किस तरह की चीजें क्या हो रही हैं, किस तरीके से क्या ट्रेंड किया जा रहा है? देखिए, ये एक एशियन चैंपियनशिप है। इसमें जो भी आपने एशियन कंट्री के जितने भी बढ़िया कंट्री, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, ये सब कंट्रियाँ हैं बड़ी। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मैंने बता ही दिया, किर्गिस्तान। तो ये कंट्री हैं जो यहाँ पे जूनियर चैंपियनशिप हो रही है। इस चैंपियनशिप में 3 कैटेगरी हो रही है। एक जूनियर मेन, वुमेन, स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल। ओके, तो ये चैंपियनशिप, इसमें अप्रॉक्सीमेटली लगभग लगभग 600 बॉक्सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 600 बॉक्सर। जी, नियर अबाउट। अगला सवाल अपने हमारा ये रहेगा कि जो बच्चे ग्लव्स पहन के खेलते हैं या फिर आप लोग भी ग्लव्स पहन के खेलते हैं, तो लगभग उसकी वेट क्या रहती है? जी, उसका वेट तो एकदम टिपिकली अगर मैं बता दूँ, एक अंदाजे से तो एक ग्लव्स का वेट 100 ग्राम होता है हार्डली। उसके कुछ अलग नंबर्स हैं, बट वो एग्जैक्टली मैं आपके व्यूअर समझ नहीं पाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए कि 100 ग्राम का होता है वो। अच्छा, एक इसमें जैसे एक शब्द यूज किया जाता है, फुटवेयर। फुटवियर, फुटवर्क बोलते होंगे हाँ, शायद। हाँ। तो ये क्या चीज है, जरा बहुत सरल भाषा में इसको समझाइए। फुटवर्क, समझिए कि अगर एक रिंग का एरिया है, डिस्टेंस मान लीजिए अप्रॉक्स पकड़ लीजिए, हमारा हम उसको 22 का चलते हैं, तो उसमें क्या चलता है कि फुटवर्क एक हमें हमारे शरीर के मूवमेंट को करता है। एक जगह खड़े खड़े तो हम लड़ नहीं सकते, तो हमें फुटवर्क से हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हम आगे पीछे लेफ्ट राइट हम मूवमेंट करते रहते हैं। हम जो भी हमारे रिंग का जो सरफेस एरिया है उसको हम यूज करने के काम आता है फुटवर्क। लेफ्ट जाना और राइट जाना, ऐसा था नहीं हम मार रहे हैं और हम वहीं रुक गए, तो हमें कोई फायदा तो हुआ नहीं। हमने मारा और मार खाया, तो हम मारे, हम निकल गए, मारे निकल गए, कभी अंदर कभी बाहर। हम स्ट्रेटेजी बनाने का हमारे काम आती है फुटबॉल। तो ये तो रही, मतलब इन सब चीजों की बात। अब हम आपके पास आते हैं, आपसे जुड़ी हुई चीजें जानेंगे, समझेंगे। तो आपको कब ये बॉक्सर जो जूनियर टीम का कोच आपको कब बनाया गया? ये जूनियर टीम का कोच मुझे असिस्ट करने के लिए मुझे दिया गया था मई में। उससे पहले मई में एक ऐसा चैंपियनशिप का हुआ कि सितंबर में चैंपियनशिप हुआ, तो उसके लिए पहले एक डेवलपमेंट कैंप लगाया गया। वो जिंदल में लगाया गया था। JSW एक ऐसा जगह है बेलारी में, कर्नाटका में। तो वो जिंदल स्टील वर्क का है, तो वहाँ पे हमारा कैंप लगा 60 बच्चों के साथ। वो 60 बच्चे नेशनल चैंपियन थे। वो कंपटीशन नोएडा में हुआ था जनवरी में, तो वहाँ से सिल्वर और गोल्ड को हमने उठाया था। तो टोटल 60 बच्चे हो गए थे। तो वो एक कैंप वो लगा था लगभग लगभग 20 दिन का। वो डेवलपमेंट कैंप था, फिर बीच में कैंप को ब्रेक किया गया था। उसके बाद फिर कैंप लगाया गया है। इस जो मेन कंपटीशन है, ये डायरेक्ट कंपटीशन प्रिपरेशन के लगाया गया। और ये लगाया गया है अप्रोक्सीमेटली 16 तारीख से लगाया गया। 16 से लेकर 17 तक ये कैंप लगा था। तो इसमें डिसाइड होता है कि कौन टीम के साथ रहेगा, कौन कौन टीम को असिस्ट करेगा, कौन टीम को लीड करेगा। अच्छा, पंकज जी, यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लग गया? जी, देखिए, एज ए खिलाड़ी तो हमने 2009 से प्रैक्टिस शुरू की थी अपने रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर से ही। तो यह उसके बाद हमने कुछ अच्छा खेला, ठीक, हम अच्छे खिलाड़ी भी रहे।
हमने मेडल्स भी जीते। फिर हमारी एक समस्या हुई कि 2013 से लेके 15 तक फेडरेशन सस्पेंड कर दी गई थी किसी कारणवश। जो हमारी इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो उस बीच हमें कुछ ऐसा, मतलब हमारे पास कोई अथॉराइज कंपटीशन नहीं थे कि हम जिससे हम खेले, जो सर्टिफिकेट हमें मिले हम जॉब वगैरह के लिए गए। तो उसके बिहाफ पे मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि कोचिंग में आने के लिए अनिवार्य है, उसे बोलते हैं डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो मैंने कोर्स किया, तो वो मैंने कोर्स 15-16 में किया था कोलकाता से। तो जैसे मैंने कोलकाता से कोर्स किया वैसे ही अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो कि खेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसकी वैकेंसी आई और मैं उसमें मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो मेरा सहायक पद के लिए सिलेक्शन हो गया। तो समझिए, अगर मेरी सहायक कोच से जोड़ूँ तो 2017 मेरी ज्वाइनिंग थी और आज 2024 है, तो 7 साल का समय लग गया यहाँ तक आने में। समस्याएं क्या आई? समस्या ऐसे तो कुछ नहीं है, अगर आपके इरादे अच्छे हैं और आपकी मतलब डिटरमाइंड है तो आपको रास्ता हमेशा बनते चला जाता है। कुछ चीज़ें मिलती हैं तो उनको नेग्लेक्ट करना पड़ता है या फिर उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। वो समस्या तो नहीं बोलेंगे, अगर हमारा टारगेट फिक्स है तो समस्या से तो हम नहीं माने तो ही अच्छा है। समस्या से कुछ मेजर नहीं है, हमें अपना लक्ष्य को प्राप्ति करनी थी, तो हमने हालातों से समझौता किया और हम जो मिला हमने उसे ही कम्फर्ट मान के चला कि हमारी बस इतनी ही है और हमको इसमें ही अपने को प्राप्त करना है। तो ऊपर वाले का साथ रहा और कर दी, यहाँ तक आए। अच्छा, अब थोड़ी सी चीजें हैं, जैसे आप भी कभी प्लेयर रहे हैं, अभी तो मान लीजिए आप जूनियर कोच हैं, जी आप सर। प्लेयर रहे होंगे, उस समय भी आपके जूनियर कोच रहे होंगे, सीनियर कोच रहे होंगे, जो आपको ट्रेन करते होंगे। जी, जी तो सर। मतलब जब कोई खिलाड़ी खेल के आता है, गोल्ड लाया चाहे सिल्वर लाया, तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको कहा जाता है बहुत अच्छा, और सारी चीजें पूरी तरीके से फोकस जो मीडिया का हो या फिर किसी भी चीज का पूरी तरीके से फोकस उस खिलाड़ी के ऊपर होता है। लेकिन जी। उसके पीछे अगर हम चले तो कोच का कितना रोल होता है, क्योंकि अगर देखा जाए खिलाड़ी को वहां तक पहुंचाने के लिए कोच का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। हाँ जी सर। देखिए, कोच का रोल तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है और मेरे हिसाब से मीडिया को कोच पे भी फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि कोच ही है जो उसको वहाँ तक ले गया है। आपके पास एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको एक घर बनाना है, आपके पास सब कुछ है, मटेरियल है, सरिया है, रेत है, ईंट है, सब कुछ है, बट उसको जो बनाने वाला है ना, वो कोच ही है, ठीक है? तो वो चीज़ें सारी बेकार हैं, वो वस्तु बेकार पड़ी है, अगर उसको सही यूटिलाइज़ करना ना सिखाए। तो ऐसे ही बॉक्सिंग या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में आपके पास कैपेसिटी क्या है, आपको करना क्या है, कैसे कब करना है, उसके सारा पीछे कोच है। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है। एक 1 साल की मेहनत नहीं कह सकते, इसमें 10 साल ही लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि खिलाड़ी की क्वालिटी क्या है। तो वो ये सब काम कोच का होता है। जी, कोचिंग बहुत डिफ़िकल्ट काम है। हम ऐसे बोल देते हैं, हम कोच को ऐसे नेगलेक्ट कर देते हैं कि हाँ, कोच खत्म हो गया, लेकिन कोचिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। कोच ही डिसाइड करता है कि इसका किसी एथलीट का कब परफॉर्मेंस लाना है और कोच ही डिसाइड करेगा कि ये परफॉर्मेंस लायक हो गया कि नहीं हो गया है। तो सिर्फ़ मेरे सिर्फ़ जो खिलाड़ी गोल्ड लाया या फिर सिल्वर लाया, उस पे फ़ोकस करिए, अच्छी बात है, वो देश के लिए मान बढ़ाया, स्टेट के लिए, जिले के लिए। लेकिन जिस उसके पीछे जो कोच है, बेसिक कोच है या फिर एडवांस कोच है या फिर कैंप कोच है, वो लोग भी कोचेज़ बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं। जी। अच्छा, एक अच्छा बॉक्सर बनने के लिए कितना समय लग जाता है? जी, ये तो एक बड़ा ठीक है, जैसे हम एक टेंटेटिव बता देता हूँ। एक अच्छा बॉक्सर बनना है, तो समय की तो बाद में बात करेंगे। शुरुआत कब करनी चाहिए, ये बड़ा अनिवार्य है। तो अभी मॉडर्न बॉक्सिंग इतनी हाई-फाई हो गई है, इतना लेटेस्ट हो गया है कि अब अच्छा बॉक्सर बनने के लिए मिनिमम आपकी जो एज है, वही 11-12 साल से शुरू होनी चाहिए। अगर आप सच में इस फ़ील्ड में आने के लिए सीरियस हैं, तो बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने एक लर्निंग फ़ेज़ को कंप्लीट कर लिया है, जहाँ आप नहीं सीख सकते। उसके बाद आप करें तो ये थोड़ा-सा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये बात एटलीस्ट मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 10 से 12 साल, अगर आप कर पाएँ। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। समझिए कोई बच्चा 10th क्लास में या 12th क्लास में और वो बहुत अच्छा मैथ लगा पा रहा है, बहुत अच्छे फिज़िक्स उससे बहुत अच्छे जो भी उस आप अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। तो उसने सीधे डायरेक्ट 10वीं में जाके अंग्रेज़ी नहीं सीखी है। उसने जाके डायरेक्ट इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स नहीं सीखी है।
उसको सीखने के लिए उसने क्लास 1 से एलकेजी जो भी आज की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसने वहाँ शुरू की थी क्लास 1 से लेके 2, 3 तब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो सकता है 10th में वो फेल भी हुआ हो। तब वो कहीं जाके आज उसका दिमाग इतना शार्प है कि वो मैथ को सॉल्व कर पा रहा है, फिजिक्स के क्वेश्चन हल कर पा रहा है। सेम चीज़ बॉक्सिंग में है। ऐसा नहीं है कि आप बॉक्सिंग में आए और जुम्मा-जुम्मा 2 दिन हुआ आप ग्लव्स पहन के आप किसी बॉक्सर को अगेंस्ट उतर गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सच में आप एक अंधे कुएँ में गिरने वाले हो। आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ की कैपेसिटी नहीं पता। तो ये सब करने के लिए एक सही एज का शुरुआत करना ज़रूरी है और ना कि सिर्फ़ बॉक्सिंग में, किसी भी स्पोर्ट्स में आपको एक सही एज पे ही शुरू करना है। थैंक यू। अच्छा, एक थोड़ा सा मेरा टेढ़ा सवाल है, आपको लगे कि हड़बड़ा, लेकिन मैं पूछने की कोशिश करूंगा। क्या हर एक बेहतर खिलाड़ी बेहतर कोच बन सकता है? ये अच्छा सवाल किया आपने, बेहतर सवा कोच देखिए एक बन सकता है अगर उसके पास डेडिकेशन है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, 1-2 नाम बताता हूँ कि जैसे एग्ज़ाम्पल मैं क्रिकेट का लेता हूँ, तो अभी एक बहुत बेहतरीन क्रिकेटर उभर के आए हैं राहुल द्रविड़, ठीक है? तो राहुल द्रविड़ एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं और एक अच्छे कोच भी बन के उन्होंने 2020 का वर्ल्ड कप जीताया। तो सेम चीज़ बॉक्सिंग में भी या अदर स्पोर्ट्स में भी अगर एक अच्छा खिलाड़ी है, उसके अंदर डेडिकेशन है, अभी वो और भी देना चाहता है अपने समाज को। वो एज़ ए खिलाड़ी तो अच्छा था ही, ये भी वो और अच्छा समाज को देना चाहता है, जो उसने सीखी है, अपना एक्सपीरियंस देना चाहता है, तो बिल्कुल बन सकता है। स्वागत है उसका। और ऐसे खिलाड़ी हैं भी, जो ऑलरेडी अर्जुन अवार्डी हैं और अच्छे कोच भी हैं और अर्जुन अवार्ड जीतने के बाद भी उन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड भी जीता है। तो वो एक अच्छे खिलाड़ी ही हैं। डेडिकेशन है उनका कि वो उसके प्रति उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनको तो एक मतलब इसके लिए अलग ही कुछ पुरस्कार देना चाहिए। ये अच्छा खिलाड़ी भी रहे और अच्छे कोच रहे। एक अच्छा खिलाड़ी बनने में मान के चलिए 20 साल लगे और एक अच्छा कोच भी बनने में एटलीस्ट 10 साल लगे। तो उसने ज़िंदगी का 30 साल 3 दशक तो खेल को दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी त्याग है खेल के लिए। इसका सम्मान हमेशा होना चाहिए। जी। अच्छा, कोई इस लाइन में आता है तो ये सोच के आ सकता है क्या कि मतलब इस लाइन में हम जा रहे हैं तो हम पैसे के लिए ही जा रहे हैं या फिर मेडल के लिए जा रहे हैं? कुछ ऐसा सोच के कोई जा सकता है क्या? हाँ, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये दोनों चीज़ें संभव है जी इस लाइन में, ठीक है? पैसा भी है, मेडल भी है। सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले तो आपको मेडल के लिए ही खेलना पड़ेगा। आपके पास एक मेडल का एक संग्रह होना चाहिए। एक मतलब एक एक स्तर पे आपको खेलना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद आप डेफ़िनेटली है कि आपके पास पैसा आ ही जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएँगी। अभी मॉडर्न मॉडर्न में क्या है ना कि एक समझिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा-सा मेरा जवाब बड़ा हो सकता है। मॉडर्न में खेल सिर्फ़ एन्जॉय नहीं रह गया, खेल सिर्फ़ मनोरंजन का संसाधन नहीं रह गया। मॉडर्न ज़माने में खेल एक एक इकोनॉमी है। जिन देश के खेल अच्छे हैं वो पूरी-पूरी जीडीपी को ग्रोथ करते हैं। जिन देशों के खेल खिलाड़ी अच्छे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम क्रिकेट की बात करते हैं। तो क्रिकेट अगर 2020 कहीं हो रहा है, अगर एक ही स्टेट में हो रहा है, कि स्टेडियम में हो रहा है, तो आप सोचिए कितने सारे टिकट बिकते हैं, कितनी फ्रेंचाइज़ी होती है, कितने होटल्स बुक होते हैं, कितनी रेल यात्राएँ होती हैं। तो ये पैसा कोई कमा रहा था, खिलाड़ी का तो एटलीस्ट आएगा, क्योंकि खिलाड़ी दे रहा है। आप भी देखते हो कि सेम चीज़ हर स्पोर्ट्स में है। अभी खेल क्या है, एक एक तरीका बन गया है, इनकम का सोर्स बन गया है। इससे अच्छे-अच्छे लोग कमा रहे हैं पैसा। तो फिटनेस इंडस्ट्री बहुत पैसे कमा के दे रही है सर। तो एक स्तर तक आपको खेलना पड़ता है और जब आपके पास एक अच्छी अचीवमेंट आ जाती है, तो ऑटोमेटिक आपके पास पैसा आ जाता है। बट हाँ, इसके लिए आपको त्याग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिन किया फिर आपको लगा नहीं यार इसमें तो मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, चलो अभी कुछ और करता हूँ, तो ऐसा नहीं। आप इधर-उधर नहीं जा सकते, आपको फ़ोकस करना पड़ेगा और डेफ़िनिटली सक्सेस आएगी, आएगी। किसी न किसी रूप में आएगी, आएगी। पक्का इस बात की तो सिक्योरिटी मैं देता हूँ, आपको डेफ़िनिटली आएगी। बहुत सारे सोर्स हैं स्पोर्ट्स के बाद। आप अच्छे खिलाड़ी बने तो भी, आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बने तो भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है। एट लीस्ट आपकी मेहनत ज़रूर कहीं न कहीं रंग लाएगी। एक मेरा थोड़ा-सा आपसे सवाल है क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो आप कोच हैं और टीम को ट्रीट कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, आप समझ सकते हैं और भारत सरकार के अंडर में भी आप काम कर रहे हैं। जी तो सर। कहीं न कहीं आपसे सवाल करना भी नहीं चाहिए मेरे को और रहा भी नहीं जा रहा बिना सवाल किए हुए। क्योंकि मैं जभी भी ग्राउंड पे जाता हूँ, खिलाड़ियों की बात करता हूँ, खिलाड़ियों से जब बात करने के दौरान बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं जो वाक़ई में समस्या है, तो मैं आपसे समझने का प्रयास करूँगा। बाकी उस पे कार्रवाई करना या फिर चीज़ें करना तो बड़े अधिकारियों का काम है। बस आपसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार क्या कारण रह जाता है? अपने यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी
यहाँ से अगर 1000 खिलाड़ी कोई खेल रहा है, खेलने की शुरुआत करता है, तो लगभग मान के चलिए 1 से 2% शायद ही उसमें से आगे बढ़ पाते हैं। बहुत समस्याएं आती हैं, कभी प्लेग्राउंड की समस्या आती है, वहाँ कोच नहीं मौजूद होता, तो इसको कैसे सुधारा जाएगा पंकज जी? देखिए, अभी जिस मैं संस्था में काम कर रहा हूँ, इसका नाम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसी संस्था पूरे एशिया में शायद ही कहीं हो, ठीक? न जितना हम पैसा खर्च करें अपने एथलीट्स पे, जितना हम जो फैसिलिटी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो साई की जिस संस्था में काम कर रहा हूँ मैं जिस संस्था में करता हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और मेरी स्कीम का नाम है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है? यानी कि राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्थान, ठीक? तो यहाँ पे ना तो पैसे की कमी है और ना फैसिलिटी की कमी है। बस एक बार एथलीट को इस सेंटर में आना है और उसके बाद आपको डेडिकेशन देना है। अगर आपको कोई किसी चीज की, या एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको कोई किताब पढ़नी है ना, और वो दुनिया के किसी कोने में मिलती होगी किताब, तो आप उस किताब का नाम अपने ऑफिसर को बताइए, श्रीमान जी ये किताब मुझे चाहिए। नॉट किताब, आप किसी भी इक्विपमेंट की बात कर रहे हो, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉक्सिंग खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी, अगर आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, बस आप अफसर को नाम बताइए और इक्विपमेंट मिलेगा कहाँ। मैं इस बात की गारंटी है, वचनबद्ध हूँ कि वो इक्विपमेंट आपके पास, महीना तो मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, शायद 15 से 20 दिन के अंदर इक्विपमेंट आपका जितना वहां से डिलीवरी होने वाला है, ठीक है? और दूसरी बात ये, जो आप जैसे आपने इसको स्टेट वाइज डिवाइड किया, झारखंड, यूपी, बिहार, तो देखिए अलग अलग हर सरकार अच्छा करने की कोशिश करती है सर, ठीक है? बट क्या होता है कि सरकार के एजेंडे बहुत कुछ होते हैं, सरकार वहां से तो नीति लाती है, नहीं हो सकता नीचे आते आते थोड़ा देर हो जाती है, तो या फिर जो हमारे नीचे के जो हमारे जो अफसर हैं, या फिर हमारे जो भी लोग हैं, जो ऊपर सही फीडबैक नहीं दे पाते, तो यहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, तो वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस मैं भी स्टेट गवर्नमेंट में काम किया, मैंने भी 2016 से लेकर 17 तक मैंने थोड़े दिन तक काम किया यूपी गवर्नमेंट में, तो मैंने चीज़ को महसूस की। बाकी सरकार तो कोशिश करती है, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप रह जाता है। और सरकार की, जैसे सरकार का इस साल का एजेंडा क्या है, सरकार क्या करना चाहती है, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर रोटी कपड़ा मकान से ही हम नहीं उभर पाएंगे, तो हम खेलेंगे कहाँ से, शौक कहाँ से पूरा करेंगे, ठीक है? तो अब आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत मतलब दुनिया देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ सकता है, जिन स्टेट का नाम लिया, वहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि हम पहले रोटी कपड़ा मकान से तो जूझ लें, फिर तो हम स्पोर्ट्स को जाएंगे। तो शायद वो सरकारों की भी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा है जो हमको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है? ना कि हम ऐसा नहीं कह सकते पूरा, लेकिन ये है कि अगर हमें एक रोटी में से आधी की आधी रोटी भी मिल रही है, तो आधी रोटी हमारे नीचे तक आनी चाहिए, ठीक? और ये सरकार तय भी करती है कि ये आधी की आधी रोटी स्पोर्ट्स में जाएगी, तो बट वही है कि कब कहाँ तक आएगा, इस पर इसका थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ता है लोगों को। अच्छा, अगर बात करें कि आपने कहा कि मैं नाम नहीं क्लियर हो पाया कि आप हम्म। किसी संस्थान से हैं, भारत सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, तो आपके जो जिस संस्थान में आप कर रहे हैं अभी, भारत के खिलाड़ियों के लिए क्या नई चीजें करने वाली है, फिर क्या नई चीजें लाने वाली है, कुछ ऐसी आइडिया है? कि आप लाने वाली है, जैसे सरकार एक तो इसमें जो हमारे जो उद्योगपति हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रही है, जैसे अडानी, अंबानी, अपने जेएसडब्ल्यू, आदित्य बिरला ग्रुप। आपने भी अभी देखा पीछे ओलंपिक्स में, अभी भी ओलंपिक में हमारे पैरा एथलीट्स जाएंगे, हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। आप देखेंगे उसमें ना कई चीजें दिखे, आदित्य बिरला ग्रुप आएगा, कभी अडानी आएगा, कभी रिलायंस आ जाएगा। तो ये जो अच्छे उद्योगपति, सबसे पहले सरकार इनसे भी सहायता मतलब कर रही है कि आप भी स्पोर्ट्स को दीजिए। तो रिलायंस फाउंडेशन, जैसे कि अनीता अंबानी हमारी ओलंपिक की प्रेसिडेंट है, शायद आपको पता होगा, तो ये लोग प्रेसिडेंट हैं क्योंकि ये लोग खुद चाहते हैं स्पोर्ट्स को करने के, और कहीं ना कहीं सरकार ने इनको ये चीज करने के लिए कहा है, या फिर वो लोग शौकिया हैं तो वो लोग बताएंगे, लेकिन ये लोग जब आते हैं तो पूरे दिल के साथ आते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात तो यही है। नंबर दूसरी बात ये कि जो आपने सरकार के, आपको जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए सरकार उस तरह की ट्रेनिंग मुहैया कराएगी। आप गूगल करिएगा, सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है ट्रेनिंग पे, जो भी ओलंपिक्स इवेंट हुए हैं उनमें से हर इवेंट में हमने पैसा बहुत अच्छी तरीके से दिया है सरकार ने, और वो खिलाड़ी तक आया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम नीरज चोपड़ा की बात करें, नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स 2022 ओलंपिक से लेके 2024 ओलंपिक तक उन्होंने बस विदेशों में ही ट्रेनिंग की है, उन्होंने उन एथलीट के साथ कॉम्पिटिट किया है जो मतलब जो ओलंपिक में आएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक सरकार की बात है। आप उस लायक तो बनिए, आप वहां पहुंचिए, तो सरकार पैसा लेके खड़ी है आपके लिए, सरकार सम्मान सब कुछ के लिए खड़ी है, नौकरी जो जो प्रोत्साहन चाहिए खड़ी है, बस आप उस लायक बनिए, ठीक है? तो मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ सर, ठीक है? और ऐसा नहीं कि गोरखपुर बहुत बॉक्सिंग में बहुत आगे है, ठीक है? अभी भी थोड़ा बॉक्सिंग हम अच्छा कर पाए हैं, इस पे हम जरूर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो मैं भी तो आखिर वहीं से निकला हूँ, लेकिन मैंने करने का था,
ठीक है, मेरे मेरे कुछ मित्रगण थे, मेरे गुरुजन थे, उन्होंने मुझे सही गाइडेंस दिया तो मैंने भी किया। ठीक है, तो आपका डेडिकेशन होना चाहिए सर, सरकार खड़ी है आपके लिए। क्यों अगर क्या चाहिए आपको ये बताइए, आप किसी खिलाड़ी से पूछिए आपको चाहिए क्या, अगर आप इस योग्य हो तो आप सरकार आपको डेफिनेटली देगी सर, कन्फर्म है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, इस बात की मैं वचनबद्ध हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, अभी अपनी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कॉमनवेल्थ था कि एशियन गेम था, उसमें अपनी एक अपनी यूपी के एथलीट थी, उनसे उनका गोल्ड आया उसमें, तो उन्होंने पूछा कि पत्रकार महोदय ने पूछा कि आपका गोल्ड आया, आपको कैसा लग रहा है और आपने ये मोटिवेशन कहाँ से है? उन्होंने बोला कि मैंने कहीं न कहीं सुना था कि यूपी सरकार जब गोल्ड मेरा आएगा तो मुझे डीएसपी बना देगी, और लिटरली उनका एक ये बयान, वो अगले दिन शायद मुझे लगता है वो विदिन 1 मंथ उनको अपॉइंटमेंट दे दी गई टीएसपी की। आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा ये वाक्य सर। तो सरकार खड़ी है सर हमारे लिए, बस आप उस योग्य बनिए सर प्लीज़। एक और सवाल रहेगा, जो कि सुदूर क्षेत्र से आते हैं। तो आपने कहा स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन उन तक बच्चों तक कैसे पहुंचेगा, उनको कैसे पता चले? बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके थ्रू उन तर जो हैं इस तरह के बच्चे जो नहीं वहां तक पहुंच पा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है, तो मतलब आपकी तरफ से मैं सुझाव चाहूंगा कि बच्चों को किस तरह से सुझाव देंगे, कैसे उनको मुहैया होगी ये चीजें? अच्छा, इसके लिए ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि मैं एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, मुझे विगत 7 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसमें 2 चीज़ बताता हूँ। जब से अपनी मोदी सरकार आई है या फिर कांग्रेस सरकार भी थी, जिसमें स्कीम में भर्ती हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी में, ये कहीं न कहीं पिछली सरकार की थी। तो इस स्कीम को अपनी केंद्र सरकार ने और आगे बढ़ाया, भाजपा सरकार ने, जो हमारी, जो हम किसी का मार्क नहीं लगता है, लेकिन अपनी सरकार है तो नाम नहीं किया, जो भी थी। अब इसमें क्या है सर, देखिए कि इन्होंने, जो हमारी सरकार है, जो हमें तत्काल सरकार है, ये क्या कर रही है, एक खेलो इंडिया नाम की स्कीम चलाती है। ठीक है, खेलो इंडिया स्कीम का पहला काम तो यही है कि वो खेलो इंडिया का एक स्कीम है कि जितने भी देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें हर डिस्ट्रिक्ट को एक खेलो इंडिया सेंटर देना है। ठीक, समझ में आया आपको? खेलो इंडिया सेंटर में क्या है कि आपको अब खेलो इंडिया सेंटर मिलेगा कैसे? आपके एरिया को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ढूंढा जाएगा कि आपके एरिया में कौन सा बेहतरीन स्पोर्ट्स है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अपने मान लीजिए आप चूंकि पूर्वांचल से हैं, हमारे पूर्वांचल में कुश्ती का बहुत जोर है। आप पता करेंगे तो कुश्ती के कहीं ना कहीं बनारस से लेकर गोरखपुर, फैजाबाद, जो भी यहाँ पे कई खेलो इंडिया सेंटर होंगे, मैं इस बात बताता हूँ। तो सबसे सरकार ये कहती है कि पहले आइडेंटिफाई किए। जैसे एग्जाम्पल की तरफ समझिए, अगर कोई जगह है वहाँ लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, और हम वहाँ जाके अरबी भाषा की अगर हम प्रचार करेंगे, तो कितना सफल होगा? नहीं सफल होगा, क्योंकि लोग वहाँ हिंदी बोलने वाले हैं। अरबी के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हिंदी बोलने की ही और अच्छी ट्रेनिंग दिया जाए तो लोग आएँगे, बिल्कुल। तो ये सरकार ने कर रखा, और एक हमारी एक कीर्ति है सर, एक हमारी स्कीम एक कीर्ति है। अभी सरकार ने, मुझे लगता है, पिछले 2 साल से चलाया है। इसमें आपके अंदर जो टैलेंट है, मान लीजिए आपका बच्चा फुटबॉलर है, आपका बच्चा बॉक्सर है, आपका बच्चा रेसलर है, तो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संस्थान है, जैसे अपना जो संस्था है, अपने पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा जो रीजनल सेंटर है वो लखनऊ में है। तो वहाँ हर 6 महीने में कीर्ति का एक होता है, कीर्ति के लिए हम बच्चों को रजिस्टर्ड करते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरा बच्चा है, वो कुश्ती में अच्छा है, तो मुझे बस कीर्ति की डेट पता करनी है कि कीर्ति टैलेंट हंट की डेट कब है, कहाँ पे है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कीर्ति की डेट लखनऊ में है या फिर सोनीपत में है या फिर कोलकाता में है, जहाँ पे होगा। आप वहाँ जाइए बच्चे को और बच्चे का ट्रायल दिलवाइए, ठीक? सरकार, अगर आपका बच्चा अच्छा रहेगा, ये इसको सरकार और अपग्रेड करना चाहती है, उसको कहीं न कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज में, कहीं न कहीं स्पोर्ट साई के सेंटर में, या फिर कहीं न कहीं जो डिज़र्व वो बच्चा जहाँ डिज़र्व करता उस वहाँ तक सरकार पहुँचाने की मदद करेगी। तो आपको बस कीर्ति का पता करना कि कहाँ पे कीर्ति का टैलेंट हंट हो रहा है। ये एक नया स्कीम आया है, पिछले 2 सालों से आया है, बहुत बेहतरीन है सर ये। जिन्होंने जूनियर टीम के साथ सहायक कोच, हाँ। जैसा कि परिचय पंकज जी ने खुद बता दिया, तो अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर अगर आपकी कोई राय हो या फिर आपका कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। दोबारा पंकज जी से जुड़ के और जानने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।